न्यूज 11 आपके साथ मैं आरती सिंह और हाजिर हूं एक बार फिर आपका फेवरेट पॉलिटिकल शो लेकर, जिसका नाम है बोल जनता बोल। और आज हम जहां की पब्लिक के पास पहुंचे, यहां पर मोस्ट ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन है और यहां के लोगों को काफी तजुर्बा है कि आखिर इस इलाके का जो विकास हुआ उनमें किनका किनका योगदान रहा, और ये खासकर बताना भी चाहते हैं कि आखिर किस जनप्रतिनिधि को मौका मिलना चाहिए जिससे यहाँ के इलाके का समुचित विकास हो सकता है। जानेंगे यहाँ की पब्लिक की सारी बात और टटोलेंगे इनका नब्ज कि आखिर क्या चाहती है यहाँ की जनता। तो शुरू करते हैं आज का बोल जनता बोल। सबसे पहले मैम आपसे पूछना चाहेंगे, इस इलाके में आप रह रही हैं और उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ धीरे 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 धीरे, अब काफी कुछ बदल चुका है, तो कितना कुछ बदला और क्या कुछ चाहिए आपको अपने जनप्रतिनिधि से? चुनाव होने वाले हैं, सिर पे है। ज़रूर मैम, मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं एचएससी में रहने वाली हूँ। यहीं मेरा पढ़ाई लिखाई और ये मेरा जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी। हमारे फादर एचएससी में रहे हैं, तो खास करके मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस का बहुत देन रहा है। हमारे आज लोकसभा प्रत्याशी भी हैं सुबोधकांत सहाय जी, और उन्होंने जो काम किया है आम जनता के साथ हर वक्त वो खड़े रहे हैं पहले से भी। तो हम लोग तो ये कहेंगे कि हमारा वोट कांग्रेस को होगा, सुबोधकांत सहाय जी के लिए। ठीक है, वोट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकार है, आप रख सकते हैं अपने पास। फिर आप बताइए, ये तो कह रहे हैं सुबोधकांत सहाय ने बहुत काम किया। यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो भी एचईसी एम्प्लॉय का समस्या है या जो भी एचईसी एम्प्लॉय को मदद किए हैं वो सुबोधकांत ही किए। ठीक है, सुबोधकांत सहाय आप बताइए। हम तो आज तक रामटहल चौधरी को देखे नहीं है कि कैसे हैं वो। हम आपको टीवी पर, मोबाइल पर, पेपर में ही देखे हैं, उनको आज तक हम लोग देखे नहीं हैं। और क्या विकास हम लोग को क्या विकास किए हैं, जो कि हम लोग 399 में गैस लेते थे, आज 1000 में हम लोग ले रहे हैं। सब्सिडी मिल रही है मैम? तो क्या मिल रही है? हम लोग को बैंक में नहीं सब्सिडी आ रही है, वो चले जा रही है। जो किरासन तेल आपको 17-18 रुपया था, आज 55 रुपया 50 रुपया हो गई है। यानी महंगाई बढ़ी है। आप थे सर, आप कुछ बोल रहे थे। एक मिनट हाँ, आप बताइए सर, कुछ बोल रहे थे। यहाँ पर ये मजदूरों का समूह है, किसी पार्टी का नहीं है। हम किसी पार्टी पर नहीं बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे तो हम इंडिया लेवल पर बोलेंगे। हम लोग रात दिन टीवी देखते हैं और इंडिया लेवल पर हमने कांग्रेस का गतिविधि देखा है कि वो पाकिस्तान समर्थक और भारत का विरोधी हो गया है। ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये देश केवल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, 130 करोड़ जनता का है। इसलिए कोई भी आदमी जो देश के विरोध में बोलता है उससे हम लोग को सख्त घृणा है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और ये गतिविधि बहुत खतरनाक है। हम व्यक्ति विशेष पर बात नहीं बोलेंगे, किसको कहां पर वोट देना है वो पहले से तय है, समझ गए? यानी लोगों को सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैडम ये शुरू में हम लोगों का जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एट दैट टाइम ये एक हम लोगों का स्लोगन था, स्टील इज द बैकबोन ऑफ आवर नेशन। आज ये स्टील कहां चला गया है किसी को मालूम नहीं है। स्टील इतना ज्यादा इसकी हालत खराब हो गई, इवन सेल के बिकने के चांसेस आ गए। तो क्या ये पिछले 5 सालों में हुआ? पिछले 5 सालों में ये डिग्रेडेशन हुआ? जी हाँ, ये पिछले 5 सालों में स्टील को छोड़ करके अब टॉयलेट पे ज्यादा हो गई है। टॉयलेट में ज्यादा बोलूंगा नहीं, ज्यादा बोलूंगा तो बहुत कुछ निकलेगा इससे, मैं बोलूंगा नहीं उस पर मैं। बट हमारा जो बेसिकली जो हमारे पॉपुलस कंट्री हमारी है, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, जितनी इंडस्ट्रीज है वहां पर मास स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप ये कल्पना करिए कि यदि हम मास स्केल पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते तो हम लोग आदमी को मार जाता। आज पिछले 5 साल में हम लोगों को स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स हम लोगों का इंटरेस्ट रेट घटा दिया, हम लोगों को बर्बादी कगार पर ला खड़ा कर दिया। हमारे पास और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। एक मात्र बैंक का इंटरेस्ट हम लोगों को सेव करता था, तो कहाँ 10%, 9.5% हमारा पिछले 5 साल पहले था, आज 6, 6.25, 6.5% चला आया है। पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो सही नहीं है। प्लस एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ पेंशनधारी है, पेंशन की लेकर भी बहुत सारे इश्यूज हैं इनके पास। और साथ ही साथ जो स्टील को बैकबोन कहा जाता था, वो बैकबोन जो है कहीं टूटता सा नजर आ रहा है इनके मुताबिक। कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का वक्त है, और वो जनप्रतिनिधि जो संसद में आपके राज्य की आवाज बुलंद करेगा। बिल्कुल, हम लोग तो सांसद यही चाहते हैं कि जो हमारे बीच में रहे और हमारे मुद्दे को उठाए। केवल रोड नाली विकास का पैमाना नहीं है। जो ये लोग दिखाते हैं कि रोड बन गया, ये विकास का पैमाना। एक सांसद का
ये कर्तव्य, ये काम नहीं है कि केवल रोड बना दिया तो उसे विकास कर दिए। विकास के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार लाना इनका काम था, रोजगार तो फेल कर गए। आज ये बताइए 5 साल में जिनका जो लड़का जो तैयारी कर रहा था 5 साल से किसी सर्विस में जाने के लिए, 5 साल में जॉब तो दिए नहीं, तो उसका लाइफ तो विशुद्ध रूप से उसको बेरोजगार किया। यानी जॉब मिलनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। आप बताइए। पिछले बार बीजेपी पे लोग भरोसा करके यहाँ से उनके सांसद को जिताए थे। अगर हमारे युवा वर्ग से अगर पूछ लीजिए इस सांसद का, अगर आप उनको खड़ा कर दीजिए कि आप उनको पहचानते हैं, एक लोग उनको नहीं पहचानेंगे। यही बीजेपी का चाल चरित्र है। चुनाव लीजिए, चुनाव में इस बार बीजेपी ने चेहरा बदल दिया है। बदल देने से क्या होगा? उनका चरित्र तो यही है ना। बीजेपी को टोटल बाइकआउट करेंगे यहाँ के लोग, और एचईसी का मुद्दा जो लाएगा, जो यहाँ पे जन्मे हैं, खेले हैं, उनसे जमीन छीन रहे हैं, बाहर से ला करके लोगों को बसा रहे हैं, टुकड़ों में बेच रहे हैं, और यहाँ जो 60 साल से रह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको हटा करके बाहर फेंकने की योजना है एचईसी का। तो ये चीज नहीं होगा और हम लोग नहीं होने देंगे हम लोग ये चीज। और जो मान लीजिए कि जो बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ, अगर हम लोगों के माँ बाप ने हम लोगों को पढ़ाया है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को चौकीदार बनाना नहीं चाहेगा। अगर जो चौकीदार उसका 7 से 8 हजार तनख्वाह है, आप उनको बोलिए नेता लोगों की आप चौकीदार का तनख्वाह लीजिए, वो लेने के लिए तैयार होंगे? नहीं। चौकीदार वही बनता है जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो अपने माँ बाप का जो पैसा पढ़ रहा है, सीबीएसई स्कूल में, आईसीएसई में पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ने के बाद कोई चौकीदार बनने के लिए तैयार होगा? कोई नेता हमको ये बता दे। यानी सरकार से बेहतर रोजगार चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। युवाओं में इस बात को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है कि सरकार को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि रोजगार के अवसर मिले, और जो बच्चे, जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनको उनकी पढ़ाई का सिला मिले, सिर्फ चौकीदार बनने के लिए नहीं। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए सर। चौकीदार बनने के लिए तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है, अच्छे रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, लेकिन एक सांसद कैसा हो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपकी आवाज संसद में उठाएगा। देखिए 5 साल पहले जो सांसद चुन के आए नरेंद्र मोदी के हवा में, 5 साल में हमको नहीं लगता यहाँ 5 आदमी भी कह दे कि हमने सांसद को देखा है। 500 आदमी भी नहीं कह सकता हम सांसद को देखे हैं। 5 साल में एक बार भी जिस पार्टी के सांसद को हमने नहीं देखा, विधायक को नहीं देखा, उस पार्टी के लोगों को वोट देना तो बेमानी लगता है। मैं किसी पार्टी या दल का नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना सोच है कि ऐसा सांसद चुन के आना चाहिए जो लोगों के जन समस्या को सुने, लोगों के जन समस्या को समझे। यहाँ एचईसी में तमाम समस्याएं हैं, एचईसी बंद के कगार में है। सुबोध कांत साहब ने पहले भी मदद किया है, झुकी झुपी टूटने के कगार पे थे तो बार बार सुबोध कांत साहब ने बचाया है। हम आशा करते हैं कि इस बार हम लोग मेहनत करेंगे। माननीय सुबोध कांत साहब अगर जीत के आते हैं तो हमारी समस्याओं को, ठीक है, सुबोध कांत सहाय के लिए मेहनत करेंगे वापस लाने के लिए। सुबोध कांत सहाय आएंगे तो क्या कुछ बदलेगा? सुबोध कांत एक ऐसे नेता हैं यहाँ के जो प्रत्येक मनुष्य में दिखते हैं। यहाँ की जनता सुबोध कांत का ऋणी है कि अगर हमारे घर में नमक भी पड़ता है तो कहीं ना कहीं सुबोध कांत का उसमें अंश है। लेकिन पिछले बार तो सुबोध कांत सहाय, अगर ये इतना कुछ था तो सुबोध कांत सहाय को पिछले बार मौका नहीं दिया, पब्लिक ने ही मौका नहीं दिया। ऐसा है ना कि कभी कभी हाथी पर चढ़े हुए को कुत्ता काट लेता है। मतलब इस बार है कि कांग्रेस जो है सुबोध कांत सहाय ही? निश्चित, और 100% नहीं, आप अपना लगा लीजिए परसेंट। ठीक है बाबा, आप बताइए। सुबोध कांत सहाय के लिए तो तारीफें हो रही हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। एचईसी एम्प्लॉय, हम रिटायर आदमी हैं, तो 97 से मेरा 97 से एरियर बाकी है, और 8 साल का इसमें एरियर था, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला। ये एक कॉमन प्रॉब्लम जो है एचईसी के पेंशनधारियों के लिए कि उनका एरियर बहुत दिनों से बकाया है, लेकिन सरकार के पास शिकायतें जाती हैं, कागजों में ही सिमटी रहती हैं ये शिकायतें, उस पर अमल नहीं होता। तो ये शिकायतें लगातार सुनने को मिल रही हैं। हम जब भी दुर्वा के किसी भी इलाके में हम पहुंचते हैं, कोई भी एचईसी कर्मी अगर मिलता है तो वो यही कहता है कि उनका एरियर जो है वो बकाया, और इसके लिए कई बार शिकायतें गई हैं, सरकारी बाबुओं तक पहुंची हैं फाइलें, लेकिन ना तो अधिकारी सुनते हैं और ना ही सरकार सुनते हैं। खैर, बात करते हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं कि सुबोध कांत सहाय आएंगे तो तस्वीर बदलेगी, अब तो बीजेपी ने भी अपना चेहरा बदल दिया है। सर, बीजेपी चेहरा बदला, लेकिन जो सहायता हमको लोकल अपने कैंपस का जो नेतृत्व हमको सहायता करता है, अब शुरू से करते आया है। आज से नहीं, हम लोग करीब 40 बरस सर्विस किए हैं एचईसी के अंदर, और उस समय से सुबोध कांत का आविर्भाव हुआ था, उस समय से हम लोग देख रहे हैं, उस समय से उनका मदद हम लोग को मिलते रहा। लेकिन बीच बीच में तो सत्ता का रहती है, उलटफेर होती रही है, लेकिन जो
हम लोग का एचईसी का संस्थान है, इसको डूबने से बचाएं। ऐसी संस्थान न मोदी सरकार से बनेगी, किसी भी सरकार से बनने वाली नहीं है, किसी भी सरकार से बनने वाली नहीं है। जो संस्था डूब जाएगी, ये संस्था वो संस्था है जो मंगल ग्रह तक पहुंचाने वाला यही संस्था है। इसको बचाएं, और नहीं बचाएंगे तो भारत का गौरव तो खत्म हो ही रहा है, भारत का पतन भी शुरू हो जाएगा। लगता है कि एचईसी के पतन के साथ ही, यानी कि एचईसी के शान के लिए लोग यहाँ पर चाहते हैं कि बदलाव हो। एचईसी जो शान है ना, सिर्फ झारखंड की, ना सिर्फ भारत की, बल्कि एशिया की शान है, और इसे बचाए रखना यहाँ के लोग बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि ये शान बची रहे। और लोगों का यहाँ पर ये मानना है, अगर यहाँ के पब्लिक डोमेन में आप जाकर पूछे तो सुबोधकांत सहाय को लेकर एक सिंपैथी है। सुबोधकांत सहाय यहाँ काम करते हैं, और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए, एचईसी एक शान है, उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए सरकार की तरफ से भी। देखिए, एचईसी हमारा एशिया महादेश का मदर इंडस्ट्री है, और झारखंड में प्रचुर मात्रा में मिनरल मिलता है। एचईसी में जगह भी उस तरह से है, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार यहाँ के बेरोजगारों के लिए कारखाना खोल के रोजगार दे सकती है, लेकिन यहाँ के सांसद या हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो राज्य सरकार है, उन्होंने इस तरह से नहीं किया। हमारे बेरोजगार लोग दूसरे राज्य में जाके अपना श्रम देते हैं, और वहाँ श्रम के बाद वहाँ बेइज्जत भी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ सांसद, और दुर्भाग्य है हम पार्लियामेंट, हमारा विधानसभा, इस पर उन्होंने अभी तक मनन चिंतन नहीं किया, और उसका परिणाम हमारे रांची वासियों को भुगतना पड़ रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जमीन अगर नहीं रहता, लेकिन जमीन बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ कल कारखाना जो हमारा लोहा है, सोना, कोयला है, अबरक है, सबका यहाँ कारखाना खोला जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य राज्य सरकार, जमीन ली जा रही है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। बच्चे पलायन कर रहे हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं दूसरे जगहों पे नौकरी के लिए। पलायन करके अपमानित भी हो रहे हैं, अपना श्रम भी दे रहे हैं, अपमानित भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो हमारे नेता लोग हैं इस तरह से कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। ये देश के लिए भी दुर्भाग्य है, हमारा रांची के लिए भी दुर्भाग्य है। तो सियासी सरगर्मी जिस तरह से बढ़ती जा रही है लगातार, वोटिंग में कुछ दिन बचे हैं, और जब वोटिंग होगी तो ये सारी चीजें एक जनप्रतिनिधि के लिए भी काफी मायने रखेगी कि आखिर जब कोई जनप्रतिनिधि चुना जाएगा तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर ये है, लोगों की ये शिकायतें हैं, लगातार सरकार पर आरोप है कि जमीन तो ली जाती है लेकिन पलायन नहीं रुकता, इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर खुलते हैं लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा सवाल है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बात करेंगे तमाम लोगों से। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है बोल जनता बोल में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ की और भी पब्लिक से। के बाद आपका स्वागत है, और आप देख रहे हैं बोल जनता बोल। और आज हम खड़े हैं धुर्वा सेक्टर 2 में, और ये जो इलाका है ये सामुदायिक भवन है, और यहाँ पर हम खड़े हैं जहाँ रोजाना तो इतनी भीड़ शायद नहीं होती, लेकिन अब जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है तो पब्लिक भी जो है वो अपना मूड बना रही है कि क्या कुछ चाहती है वो अपने सांसद से, अपने नेता से। तो आज जिस तरह से हमने बात की तो पब्लिक, यहाँ की जनता से जब हमने बात की तो यहाँ पर एक कॉमन मुद्दा जो उठा है वो है कि एचईसी की शान कैसे बरकरार रहे। साथ ही साथ पलायन का मुद्दा भी उठा है। ये भी है कि रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलना चाहिए। रोजगार के लिए बच्चे, युवा, मजदूर जो बाहर जा रहे हैं उस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। इन सब मुद्दों के अलावा अब बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, पहले कि महिलाएं जो हैं वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट कास्ट करने वाली हैं। मैम बताइए। मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि महिला हूं और देश की आधी आबादी हूं। हमें भी हमारा हक चाहिए, जैसे कि जो भी सरकार हम सभी के लिए 33% आरक्षण लाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम महिलाएं जो घर में रहती हैं, घर चलाती हैं, वो महंगाई का मार को झेल रही हैं। आज गैस देखिए 1000 रुपया मिल रहा है, सिलेंडर का दाम हो गया है। बताइए हम महिलाएं अपने ये
सैलरी तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी देखिए टैक्स का मार, हर एक चीज पर हम टैक्स दे रहे हैं, रोड पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, पानी पे टैक्स दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, हर टैक्स हम लोग दे रहे हैं। इस एवज में हमको रोड लाइट मिल रहा है, लेकिन क्या हमारी सैलरी बढ़ रही है? हमारे बच्चों का जो निजी स्कूल है वहाँ पे लगातार निरंतर फी बढ़ रहा है। तो बताइए हम कैसे उम्मीद किए थे 2014 में कि बीजेपी की सरकार आएगी या जो भी सरकार आएगी हम सभी को राहत मिलेगा, महंगाई से हम बचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई का मार हम झेल रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और हमारे बीच फिर ऐसी कोई सरकार आए जो आम जनता के हित के लिए काम करे। बिल्कुल, तो महंगाई जो है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हम घर के शब्दों में कहें तो गृह मंत्री घर की गृह मंत्री गृहिणी होती है। जब गृहिणी घर संभालती है तो उसे अंदाजा होता है कि घर के खर्च कितने बढ़ गए हैं। सिलेंडर से लेकर दूध, चावल, दाल, सब कुछ, सबके दाम में बढ़ोतरी हुई है और ये महंगाई जेब पर बहुत भारी पड़ रही है, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। आप बताइए मैम। हम सबसे पहले बताएंगे कि हम लोग आजकल समाचार, चाहे टीवी देखना हो, चाहे घर में दाल का हो, हर एक चीज की महंगाई। आज हम लोग को 3 महीनों से 4 महीनों से टीवी नहीं चल रहा है, उसमें जीएसटी लगा दिया है, चाहे कोई चैनल नहीं दे रहा है। उसका महंगाई का जो आज तक हम लोग को उतना कुछ रुपया लगता नहीं था, आज 500-600 का, उसमें हम लोग टीवी भी आज देख रहे हैं, मनोरंजन का भी चीज कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी। आज हम लोग घर में राशन पता ही खाने, यानी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, महिलाओं के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बात करते हैं सर, महिलाओं के लिए तो महंगाई बड़ा मुद्दा है, आप बताइए। देखिए, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड हूँ। मेरी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर है। जो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगाई, दूसरी प्रॉब्लम। और हमारा जो वेतन का एरियर का जो वृद्धि हुई थी वो हमको एरियर नहीं मिला है, जिसके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे सांसद जो बीजेपी के रहे हैं उनकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी है। आज हमारे साथ यहाँ पर जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर सुबोध कांत साहब, वो हमसे जब चाहते हैं हम मिलते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं। हमें तो लगता है हमें बहुत ज़्यादा परिपक्वता है, बहुत मैच्योर्ड हैं, जो कुछ बोलते हैं उसमें वजन है। हमारी समस्याओं का हल होना चाहिए। इस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं तो हमें क्या चाहिए? बिजली, सड़क, पानी की दिक्कत है, बिजली भी इरेगुलर आ रही है। जहाँ तक अभी टीवी का सवाल है, मनोरंजन के नाम पर उन्होंने दूना कर दिए हैं, चैनल के चार्जेस मिलते हैं आधे। ये सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। और जहाँ तक एचईसी का सवाल है, ये देश का बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठान है जो हिंदुस्तान क्या, एशिया क्या, दुनिया में नहीं है। इसकी शान को बनाए रखना है, इसको जिंदा रखना है, किसी भी कीमत पर रखना है। यहाँ पर जो टैलेंट है उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और हम पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर हम सिर्फ देश के बारे में सोचेंगे। जो हमारे देश के लिए सोचेगा हम उसके साथ। बिल्कुल, ये हुई एक बात कि जो देश के लिए सोचेगा उसके लिए पब्लिक सोचेगी। तो पब्लिक क्या सोच रही है इसका अंदाजा तो उस वक्त लगेगा जब ईवीएम खुलेगा। और ईवीएम खुलने में अभी वक्त है, वोट कास्ट होने में वक्त है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाबा बताइए, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम 1962 से हैं। 1962 से हैं। हाँ। तब तो एचईसी के शुरुआत से लेके अभी तक सही है। हम ऐसे 61 में हम आए हैं, 1961, लेकिन हम 62 से एचईसी में हैं। ठीक है, तो अब एचईसी की हालत क्या है? पहले से तो उतना अच्छा नहीं है, पहले से ठीक नहीं है। पहले से ठीक नहीं है ना। ठीक है, तो क्या जब वोट करने जाएंगे तो अभी बीजेपी ने नया प्रत्याशी दे दिया है, संजय सेठ। रामदयाल चौधरी तो हट गए, संजय सेठ को ले आए हैं। तो संजय सेठ के नाम पर वोट जाएगा बीजेपी को या कांग्रेस को, या फिर हम जिसको जानते हैं उसी को न देंगे। ठीक है, जिसको जानते हैं। आप बताइए, बोलिए, आप बोलिए। हम एचएससी में करीब 50 साल से हैं। तो हम तो यहाँ पर मैंने काम करते थे, करीब 45 साल हो गया काम करते हुए। तो हमारा मांग यही है कि हमको सरकार अभी तक से जो हमारा डिमांड है नहीं दिया है। हम लोग 7,500 आदमी रिटायर हुए हैं, इसमें से 4,000 भूख दुख से गुजर गए। अब हम लोग जो बचे हुए भी जूझ रहे हैं, किसी के ना पास खाने का है, संस्था ना रहने का, वहाँ से बाल बच्चा बढ़ गया है, शादी ब्याह हर चीज़ से हम भी आजकल बड़े बीमार से थोड़ा से उठे हुए हैं। हम लोग को सोचना पड़ता है कि अब सरकार कहती है कि नहीं हम इस तरह देंगे हैं,
लेकिन हम उससे नहीं मांग रहे। जो हम कमाए हैं 17 साल हो गया है 97 से, बस वही दे दे। मेरा बहुत से यहाँ समस्या है, बहुत सब बाकी है। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? आप खुल कर कहिए, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। जो मेरा कमाई है, एरियर है, एलटीए है, डीए है, माने सब चीज बाकी है। उसके बाद कोऑपरेटिव है, कोई एक ठो चीज अभी तक से नहीं मिला है। अगर सरकार से हम लेते हैं तो इतना दिन का चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हमको लेता है, और हम जो दिए हैं मूल हमको देते हैं। और मेहनती इतना 50 साल से खटे ना, उसका मेहनती हम हो जाए। ये है अपने पैसों के लिए आंसू। उसको तो हम निर्णय लेंगे, हमको जो आज दे कर ले। और एचएससी में, पूरा एचएससी में अभी 3 लाख आदमी है, कलौसी में से लेकर के मन क्वार्टर तक। अगर हमको आज दे दे, उनका 3-5 लाख उसका वोट निश्चित। ये है ये दर्द है एक उस आम नागरिक का, उस कॉमन पब्लिक का जो अपने पैसों के लिए मोहताज है। साफ साफ कहना है कि जब सरकार से पैसे लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज समेत वापस करना होता है, लेकिन हमारा पैसा अगर सरकार के पास है तो अब तक क्यों नहीं मिल रहा? सरकार से पैसा चाहिए, दर्द छलक उठा है कि अब तक पैसा नहीं मिल रहा और पैसों की आस में कई समस्याएं दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही हैं। तो जो जनप्रतिनिधि आएंगे उन्हें ये सोचना जरूर होगा कि क्या इन तमाम समस्याओं का हल उनके पास है। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि इनकी समस्याएं, अब तक इतने सारे पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं, शिकायतें जाती हैं, बहुत बार शिकायतें जाती हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं, ऐसा क्यों? ये तो बात सरकार से पूछनी चाहिए कि ये समस्या पे सुनती क्यों नहीं है। एचईसी के लोग से जब सरकार ने जमीन की डिमांड की, एचईसी संस्था ने जमीन सरकार को दी, एचईसी से सरकार क्यों ले रही है? एचईसी और एचईसी एम्प्लॉय को कुछ नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ के जनता और यहाँ का पब्लिक बहुत नाराज है सरकार से। हम चाहते हैं सरकार के जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार में है, उन पे इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर आप कुछ कह रहे थे उस वक्त, बताइए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, बहुत सारा एरियर बचा हुआ है, सब कुछ बचा हुआ है, अब तक मिल नहीं रहा है, दर्द छलक रहा है। हम को रिटायर किए हो गया 18 साल, 2001 में रिटायर किए। उस समय का पैसा हम लोग का जो बकाया है आज तक नहीं मिला। हम लोग का एलटीए हुआ, कोऑपरेटिव का हुआ, हमारा एरियर हुआ, उसके लेकर के हम लोग यहाँ मीटिंग करते हैं हर संडे को। अब यही होता है कि अब मिलेगा, लेकिन मिल नहीं। इस बार तो बोल रहे हैं कि 23 मई के बाद 23 जून तक बोल तो रहे हैं, मिले तो है ना। हाँ, बिल्कुल, आश्वासन तो है। नेताओं के दावे और वायदे जो हैं वो जब तक सच नहीं होते तब तक झूठ ही रहते हैं। हाँ। ऐसा होता है ना कि जब जब बीजेपी का शासन आता है तो कर्मचारी बेहाल हो जाता है। आप समझिए कि जब इंदिरा गांधी थी या राजीव गांधी थे तो ऐसा नियम देश में था कि आपको भारी उद्योग का 15% किसी कीमत में एचईसी को काम देना है, तो एचईसी सरवाइव करता था, चलता था। लेकिन जब सरकार बदली और सरकार में दूसरे मंत्री बने, अब स्वर्गीय हो गए हैं बेचारे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने मंत्रालय संभाला तो उन्होंने कहा कि नहीं, एचईसी को भी अब टेंडर में आना होगा। आप एक बात बताइए, जो सरकारी संस्थान है उसके यहाँ किसी को खुश करने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती है, लेकिन जब प्राइवेट संस्थान होती है तो आपको किसी न किसी माध्यम से आपको गिफ्ट दे के और टेंडर ले लेती है। अब स्थिति आया कि एचईसी बंदी के कगार पर जाने लगा। मेरे पास काम नहीं होगा तो एचईसी के एम्प्लॉय को पैसा कहाँ से मिलेगा? दिक्कत यही सब, यानी फंड की कमी रहेगी तो फिर पेमेंट कहाँ से होगा? और जब जब बीजेपी की शासन आती है तो आप जान लीजिए कि पूरे देश में माने जो सरकारी संस्थान है उसको बंद करना और बेचना, यही काम उनका बच जाता है। आपने सुना कि बहुत कुछ बकाया है एचईसी कर्मियों का, वो सरकार से वापस चाहते हैं। आप कुछ कह रहे थे सर? हम ये कह रहे थे कि एचईसी का जमीन जो स्मार्ट सिटी को दिया गया, मंत्रालय और एचईसी ने 7 करोड़ रुपए एकड़ तय किया था, जिसमें उसको 7 करोड़ को काटकर, और इसमें पीएमओ ऑफिस ने काटकर 1 करोड़ रुपए एकड़ किया। 1 करोड़ मतलब 1 लाख रुपए डिसमिल हुआ, जो यहाँ बाजार में अगर यहाँ जमीन दिया जाए कॉर्पोरेट घराना को छोड़कर तो 5
लाख रुपए डिसमिल यहाँ लूट हो जाएगा, पूरे झारखंड के लोग आकर बस जाएंगे। वो यहाँ की एचईसी की जमीन ये भाजपा सरकार ने लूट लिया और यहाँ के मजदूरों को अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अगर मेरा 700 करोड़ लिया, अगर 7 करोड़ रुपए हमारा एकड़ मिला रहता तो 49 करोड़ रुपया हमको मिला रहता। हमको किसी को यहाँ रोने की जरूरत न होती। मैं अपने पैसा से ये होता। अगर ये भाजपा का संसद नहीं होते, ये भाजपा की यहाँ सरकार नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो भाजपा सांसद को लेकर एक आक्रोश है। हाँ सर बताइए। देखिए, जो हम लोग बकाया राशि वगैरह जो है, अगर टाइमली मिली होती तो 5 गुना हो जाता। जो अभी जो पुराना 2000 मतलब उसका समझ लिए 97 का 1977 का 97 का एरियर तो मिला होता। आज 23 साल हो गए नहीं मिला है। टाइम मिला होता तो 5 टाइम जाता। वो एचईसी शान जो है, एचईसी जैसा मतलब कोई कंपनी नहीं है, एशिया में नहीं है ऐसी बड़ी कंपनी। और बताते रहे जो नेता ये सब समस्याएं हल करेगा वही उसी को जाएगा, वोट उसी को जाएगा। हाँ। हम एचईसी रिटायर्ड कर्मी हैं। हम चाहते हैं कि भी एचईसी जिस रफ्तार से चल रही थी उसी रफ्तार से चले, माने रोजगार यहाँ मिले और जो भी बकाया हो उसका भी निदान माने कॉर्पोरेशन करे। लेकिन और वोट उसी को जाएगा जो ये सारी मांगे पूरी करेगा। जो हमारे सांसद हो, जो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे और जो हमारे साथ जो है जो भी मदद करने के लिए कर्मियों के साथ लगे रहेंगे, जो तत्पर हैं, उन्हीं के तरफ जो है रुझान रहेगा। तो जो एचईसी की शान बरकरार रखने में मदद करेगा, जो इनके लिए काम करेगा, वोट उसी को जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो सेक्टर 2 की पब्लिक के साथ आज बोल जनता बोल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।